छुटकी एक 20 साल की अनाथ लड़की अपनी मेहनत से बनाई हुई टूटी झोपड़ी में रहती थी। बारिश के मौसम में उसका घर पानी से भर जाता था, पर वह हार नहीं मानती। एक दिन अचानक आई तेज आंधी तूफान से छुटकी की झोपड़ी गिर जाती है। परेशान हो गई हूँ मैं, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। भगवान आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते, तंग आ गई हूँ मैं। हर कोई छुटकी को गलत नजरों से देखता था। एक दिन जब छुटकी रोड पे बोतलें बिन रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। छुटकी, ओ छुटकी, तब से सड़क पर क्या ढूंढ रही है? तुझे क्या मतलब, अपना काम कर तू। अरे हाय, कितनी तीखी जवान है तू। चल मेरे साथ, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। वो आदमी मुन्नी को गंदी नजरों से घूरता है और बातों बातों में उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेता है। अगर अगली बार मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की ना, तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगी तुझे। हरामजादे, भाग यहाँ से। बूढ़ी माँ अपने ढाबे से यह दृश्य देख रही होती हैं कि छुटकी लड़की होकर भी बिना डरे उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। उसकी निडरता और हिम्मत देखकर बूढ़ी माँ उसके पास चली आती हैं। वाह बेटी, तुझमें तो सच में जबरदस्त हिम्मत है। अब वो आदमी किसी भी औरत का हाथ पकड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्या करूं मां जी, ये आदमी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। कभी कुछ बोलता है तो कभी गलत हरकतें करता है। इसकी आदतें बहुत गंदी हैं। हाँ बेटी, लेकिन तू ये कचरा क्यों चुनती है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ जी, मैं अनाथ हूँ। गुजारा करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, और इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। राह चलते छेड़ते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। काश मेरा भी कोई परिवार होता तो शायद ऐसा नहीं होता। चल बेटी, अब तू अकेली नहीं है। मेरी भी कोई औलाद नहीं है। आज से तू मेरे साथ रहेगी, एक परिवार की तरह। क्या सच में अब मैं अकेली नहीं हूँ? हाँ बेटी, अब से ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। जितना मेरा है उतना तेरा भी हक है इस पर। छुटकी अब बूढ़ी माँ के साथ उसी ढाबे पर रहने लगी थी। हर दिन वो ढाबे की सफाई करती, झाड़ू पोछा लगाती और खाना बनाने में बूढ़ी माँ का पूरा साथ देती थी। इतनी स्वादिष्ट खुशबू, जरूर कुछ खास बन रहा है। क्या फायदा ऐसी खुशबू का जब कोई खाने ही नहीं आता? सब लोग तो उस बड़े होटल में चले जाते हैं, इस छोटे से ढाबे की ओर कोई देखता तक नहीं। माँ, सब लोग जरूर आएंगे। शायद लोगों को अब दाल चावल पसंद नहीं रहा। रोज वही खा खा कर बोर हो गए हैं। शायद इसी वजह से अब कोई नहीं आ रहा। मुझे तो ज्यादा कुछ पकाना भी नहीं आता। माँ, मैं कढ़ी चावल बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। अब से खाना मैं ही बनाऊंगी। छुटकी ने दाल चावल की जगह खट्टी कढ़ी और पीले वाले चावल बनाए। उसके हाथों के खाने की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि बाहर तक फैल गई। खुशबू इतनी मनमोहक थी कि बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और उन्होंने एक प्लेट में खाना परोसकर खाने लगी। अरे वाह छुटकी, क्या खट्टी कढ़ी और जीरे वाला चावल बनाए हैं। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। जरा थोड़ा और दे देना ना। हाँ हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। ऐसे ही 4-5 लोग उसी बड़े ढाबे की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही छुटकी के बनाए खाने की खुशबू उनके पास तक पहुंची, एक ने रुककर कहा, अरे वाह, ये कितनी लाजवाब खुशबू है। चलो आज उसी बूढ़ी माँ के छोटे से ढाबे में खाना खाते हैं। देखते हैं आज क्या खास बनाया है। कहिए, क्या दूं आपके लिए? यहाँ का सबसे स्पेशल खाना कौन सा है? अभी तो खट्टी खड़ी बनी है, साथ में मिर्च वाले चावल भी हैं। खुशबू से तो रहा नहीं जा रहा, जो भी है जल्दी दे दो। छुटकी ने उन्हें खट्टी खड़ी और पीले चावल परोसे। सब लोग इतने चाव से खाने लगे जैसे कई दिनों से भूखे हों। स्वाद ऐसा था कि उन्होंने दोबारा खट्टी खड़ी और चावल मंगवा लिए। ऐसा स्वाद तो किसी होटल में भी नहीं मिला। अब से मैं रोज यहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल, अब से मैं भी यहीं खाऊंगा। छुटकी के हाथों का खाना कमाल है। सच में यहाँ खाना खाकर तो मजा ही आ गया। इतनी तारीफ सुनकर बूढ़ी माँ और छुटकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तू ना होती तो ये ढाबा कभी दोबारा ना चलता। धीरे धीरे ढाबे की रौनक लौट आई। लोग दूर दूर से खट्टी कढ़ी और पीले वाले चावल खाने के लिए आने लगे। इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल तो बहुत समय बाद खाया, मजा आ गया। छुटकी के ढाबे पर बढ़ती भीड़ के साथ काम भी बढ़ गया था। अकेले संभालना मुश्किल होने लगा, तो उसने रामू नाम के एक समझदार लड़के को काम पर रख लिया। उधर शहर के बड़े बड़े होटल खाली रहने लगे और उनका कारोबार घाटे में जाने लगा। उन्हीं में से एक था कैलाश, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटे से ढाबे ने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। कहीं उनके कढ़ी और पीले चावल की वजह से हमारा होटल बंद ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
कैलाश अब छुटकी के ढाबे पर नजर रखने लगा था। कितने ग्राहक आते हैं, कौन कौन काम करता है, सब कुछ वो ध्यान से देखता। एक दिन उसने रामू को रास्ते में रोक लिया। अरे रामू, रुको, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तेरे बारे में सब जानता हूं मैं। छोटे से घर में रहता है, तुझे बाइक चाहिए लेकिन जेब में पूरे पैसे नहीं हैं, है ना? आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? सब छोड़, तुझे बैटरी वाली बाइक चाहिए ना? मैं दिला दूंगा। बस उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कैलाश ने रामू को जहर की एक छोटी सी शीशी थमाई और कहा, तू चुपके से इसे खाने में मिला देना। डर मत, इसे कोई मरेगा नहीं। ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे बाइक चाहिए या नहीं? हाँ, कर दूंगा। रामू चुपके से खट्टी दाल में वो केमिकल मिला देता है। ढाबे पर हर दिन की तरह आज भी भीड़ लगी हुई थी। लोग जहर मिला हुआ खाना खा लेते हैं। कुछ ही देर में सभी की तबीयत बिगड़ने लगती है। किसी को उल्टियां होने लगती हैं तो किसी को चक्कर आने लगते हैं। उसी वक्त कैलाश मौके का फायदा उठाकर तुरंत पुलिस ऑफिसर को बुला लेता है। हमें जानकारी मिली है कि आपके खाने में जहर मिलाया गया है। क्या कह रहे हैं सर? मैं अपने खाने में कोई मिलावट नहीं करती। आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। वो हमारा फर्ज है, हम करेंगे ही। फूड ऑफिसर रसोई घर में चेक करते हैं। उन्हें पॉइजन की शीशी मिलती है और खट्टी कढ़ी के ऊपर साफ साफ पॉइजन दिख रहा होता है। ये शीशी किसकी है? मुझे नहीं पता ये किसने मिलाया और ये कढ़ी में कैसे पहुंचा, मैं कुछ नहीं जानती। जहर मिलाती है तू। अब जेल में पता चलेगा कि लोगों की जान से खेलने का अंजाम क्या होता है। छुटकी ऑफिसर को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। नतीजतन छुटकी को जेल भेज दिया जाता है। यह देखकर कैलाश बहुत खुश होता है और लोग फिर से पहले की तरह उसके होटल में आने लगते हैं। कई दिनों के बाद होटल में इतनी भीड़ देखकर कैलाश बहुत खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद फिर से इतनी भीड़ देखकर। अब भगवान ही जाने छुटकी की क्या हालत होगी। कैलाश रामू को एक महंगी बैटरी वाली स्कूटी खरीद कर दे देता है। अब से न मैं तुझे जानता हूं और ना तू मुझे। 6 महीने बाद बूढ़ी माँ जैसे तैसे करके छुटकी की जमानत करवाती है। अब मुझे फिर से अपना ढाबा चालू करना होगा। पहले ये पता लगाना होगा कि जहर की शीशी आई कहां से। छुटकी जैसे ही ढाबे पर पहुंचती है, वह जगह की हालत देखकर हैरान रह जाती है। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तभी उसकी नज़र रामू पर पड़ती है, जो एक महंगी स्कूटी पर सवार होता है। यह देखकर छुटकी को उस पर शक हो जाता है और वह सच्चाई जानने के लिए सीधे रामू के घर पहुंच जाती है। आंटी, रामू कहाँ है? अरे छुटकी बिटिया, आओ बैठो ना, रामू अभी आता ही होगा। आपने दूसरा वाला घर क्यों बेच दिया? मैंने तो अपना कोई घर नहीं बेचा। तभी रामू आता है। रामू छुटकी को देखता है और डर जाता है। रामू का डरा हुआ चेहरा देखकर छुटकी मन में सोचती है, अब समझ गई, मामला कुछ गड़बड़ है। हो न हो ये सब रामू का ही किया धरा होगा। रामू इधर आ, बैठ। तुझे पता है मैं 5.5 महीने जेल में रही। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं लड़की हूँ, पर सोच अगर तू मेरी जगह होता तो तेरी तो चटनी बना देते वो लोग। रामू पुलिस का नाम सुनते ही डर जाता है और फिर कैलाश के बारे में सब कुछ उगल देता है। रामू की माँ गुस्से में कहती है, स्कूटी के लालच में तूने कितनों की जिंदगी के साथ खेला है। अगर किसी को कुछ हो जाता, कोई मर जाता, तो छुटकी का क्या हाल होता? सोच, वो जेल में कितनी तकलीफ में रही होगी। मुझे माफ कर दो छुटकी दीदी, स्कूटी के लालच में मुझसे गलती हो गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा था। ठीक है, पर अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। जो तूने कैलाश के कहने पर किया वो सब तुझे फूड ऑफिसर को बताना होगा। रामू सब कुछ फूड ऑफिसर के सामने साफ साफ कबूल कर लेता है।
फूड ऑफिसर तुरंत कैलाश को सबके सामने गिरफ्तार कर लेते हैं। कैलाश गुस्से में छुटकी से कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छुटकी फिर से अपना ढाबा शुरू करती है, खट्टी कढ़ी और पीले चावल के साथ। शुरुआत में कुछ ही लोग खाना खाने आते हैं, पर वक्त के साथ उसका ढाबा फिर से चलने लगता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट से हमें और भी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।